तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन से पता चलता है कि वो एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, यानी कि साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, और इसीलिए उसको अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल के बाद में सेम वैल्यूज रिपीट होती हैं और हाफ साइकिल में जो पोलैरिटी होती है नेक्स्ट हाफ साइकिल में उसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। यानी कि एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव वैल्यूज, फिर अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव वैल्यूज, सेम नेगेटिव वैल्यूज, फिर अगले हाफ साइकिल में सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव वैल्यूज, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव वैल्यूज। तो इस तरह से ये रिपीटिशन एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो क्योंकि वेरिएशन लगातार हो रहा है, ये इक्वेशन जो हमारी थी अल्टरनेटिंग करंट की, ये इक्वेशन थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि ये जो करंट की वैल्यू है ये लगातार चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली हमारे मन में ये इच्छा आती है कि जो इतनी सारी वैल्यूज हैं उनका कोई एक एवरेज निकाला जाए, मतलब कोई एक वैल्यू बताई जाए जब इतनी सारी वैल्यूज हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कुछ इस तरह का है जो टाइम के साथ साथ लगातार चेंज होता है। तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि ये कंप्लीट टाइम पीरियड है t, तो इसका आधा यहाँ पर हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा t/4 और यहाँ पर 3t/4। ठीक है, कुछ इस तरह का हमने टाइम पीरियड में डिवीजन कर लिया और यहाँ पे टाइम 0 और इधर है हमारा करंट, इधर करंट के नेगेटिव वैल्यूज। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आता है, यानी कंटिन्यूसली इसमें वैल्यूज चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में जो कंप्लीट टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें एक साइकिल एसी का कंप्लीट हुआ है, तो इस साइकिल में जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं, 0 से बढ़कर मैक्सिमम हो जाती है वैल्यू, यानी कि प्लस आई नॉट हो जाती है, फिर 0 हो जाती है और उसके बाद में फिर माइनस आई नॉट वैल्यू हो जाती है। तो ये सारी वैल्यूज हैं। इनमें हमने डिस्कशन किया था कि जो आई नॉट है दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं। तो इस ग्राफ से भी ये क्लियर हो जाता है कि हम इसे पीक वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर जो वैल्यू है तो एक पीक जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, इसीलिए उनको पीरियोडिक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई एक फंक्शन हो, मान लो कि f कोई फंक्शन है जो टाइम का फंक्शन है, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल हमने मान लिया। तो इस फंक्शन की अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे हम जनरली कोई क्वांटिटीज होते हैं तो उनके एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लो कि n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो क्या करते हैं उन सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। मान लो कि ये वैल्यूज थे, f1 थी वैल्यू, फिर f2 वैल्यू थी, फिर f3 वैल्यू थी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज होंगी। मान लो कि fn एक वैल्यू थी, फिर ये f बार मान लो हम निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू, और फिर n नंबर ऑफ वैल्यूज थे तो n से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा हम करते हैं जब कंटिन्यूसली वेरिंग वैल्यूज ना हो, यानी कि ऐड करके निकाल सकते हैं। बट ये हमें ऑलरेडी पता है जब वैल्यूज कंटिन्यूसली वेरिंग होती हैं तो हम एडिशन नहीं करते हैं, तो हमें वहाँ पे करना होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तरीका यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन। ये जो हमने ऊपर पीरियोडिक फंक्शन लिया है f, मान लो कि ये टाइम का ही फंक्शन है, फिलहाल हमें टाइम के बारे में ही बात करनी, तो हमने टाइम का फंक्शन ले लिया। तो f की जो एवरेज वैल्यू होगी उसको निकालने का तरीका ये है कि फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। यहाँ पर टाइम है इसलिए हम टाइम बोल रहे हैं, बाकी कोई और फंक्शन fx अगर होता तो यहाँ पर लिखते हैं fx dx। ठीक है, तो फंक्शन को पहले हमने इंटीग्रेट किया
टाइम के रेस्पेक्ट में, और मान लो हमारा टाइम इंटरवल है T1 से T2, T1 से T2 के लिए हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा, फंक्शन ऑफ टाइम था, इंटीग्रेट करोगे तो वो टाइम के ही टर्म्स में आएगा, यानी यहाँ जो भी क्वांटिटी है वो टाइम उसमें साथ में रहेगा। तो हमें उसमें से टाइम को एलिमिनेट करने के लिए फिर टाइम से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमारी जो है उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये हमें मिल जाएगा। तो इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे और इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। इससे हमें AC की एवरेज वैल्यू जिस भी टाइम इंटरवल में निकालनी है वो यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। बस यहाँ पर तुम्हें टाइम इंटरवल की जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे और AC की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो कि हमने एवरेज वैल्यू ऑफ AC पहले निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू ऑफ AC पहले निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यही वाला हमारा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा f है, इन दिस केस व्हाट इज f, इन दिस केस हमारा जो f है वो क्या है, f हमारा है यही फंक्शन i जो है वो t का फंक्शन है, ft की वजह it है, वो क्या है I नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। यही हमारा फंक्शन है, इसकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलेगी एवरेज वैल्यू, देयरफॉर एवरेज वैल्यू, और किस टाइम इंटरवल में निकालना है वो भी हमने बात कर ली। देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर T1 इक्वल टू 0 टू T2 इक्वल टू T, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो I बार यहाँ लिख देते हैं, I बार T का फंक्शन ही आएगा, और इंटीग्रेट करेंगे किसको, IT विद रिस्पेक्ट टू T, और यहाँ पर टाइम इंटरवल हो जाएगा, T1 है हमारा 0 और T2 है T, ठीक है। कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू ऑफ AC निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट होकर के T होगा, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से T, तो फाइनली हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, कैपिटल T, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है T 1/T, तो यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचता है, I नॉट साइन ओमेगा t dt, इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इसमें भी I नॉट तो पीक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, I नॉट बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt, 0 से t, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, 0 से t, इसका लिमिट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ओमेगा जो आ रहा है और माइनस है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, और इधर हमें क्या मिलता है, कॉस ओमेगा t, और यहाँ पर हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ओमेगा को हम 2π/t लिख देंगे, ठीक है। ओमेगा को 2π/t लिखने से क्या होगा, यहाँ जब t की लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर t डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस I नॉट ओमेगा t, और इधर cos 2π/t यहाँ लिख दिया, ये हमारा t वेरिएबल था और ये लिमिट्स होगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो I नॉट ओमेगा t, और इधर cos 2π/t, यहाँ t माइनस cos 2π/t, और यहाँ 0, ठीक है। तो इधर क्या मिल जाएगा, cos 2π, और इधर क्या मिल जाएगा, cos 0। तो क्या आएगा, माइनस I नॉट बाय ओमेगा t cos 2π माइनस cos 0, ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस I नॉट ओमेगा t, cos 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर फाइनली हमें मिल गया 0, दैट इज एवरेज वैल्यू
of AC for a complete cycle. एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर ए कंप्लीट साइकिल कितना आ गया, I बार आ गया 0, यानी पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ AC 0 आ जाती है। ठीक है, तो इसी बात को अगर हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो ग्राफ की हेल्प से कैसे करेंगे, ये देखो ये हमारा ग्राफ है। तो ग्राफ में इसको कैसे समझेंगे, इंटीग्रेशन में तुमने पढ़ा होगा कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ अगर देखें तो यहाँ पर जितनी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं करंट की, ये देखो एक हाफ साइकिल में जितनी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, ये जो नीचे वाला दूसरा हाफ साइकिल है इसमें उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर एरिया की बात करें तो ये एरिया जो एक्सिस के ऊपर है इसको पॉजिटिव ले लें, और ये एरिया जो एक्सिस के नीचे है इसको नेगेटिव ले लें, और फिर इन दोनों एरिया को अगर ऐड करेंगे तो नेट एरिया आ जाएगा 0, जो कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC बताएगा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर ए कंप्लीट साइकिल हमारा 0 आ जाता है। ये हमने यहाँ मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आगे कैलकुलेशन करने के लिए काम आएगी। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी साइन या कॉस का फंक्शन सामने दिखाई दे, ठीक है, साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन कभी भी सामने दिखाई दे, मान लो कि अगर ऐसे दिखाई दिया साइन एक्स dx, और इसे कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना है। साइन या कॉस फंक्शन का कंप्लीट साइकिल मीन्स 0 से 2 पाई। तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर तुम्हें जब भी इंटीग्रेट करना हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। अब यहाँ k के साथ में x के साथ में कोई भी मल्टीप्लायर हो सकता है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर हमेशा ही 0 आएगा। इसी तरह से अगर cos kx हो और 0 से 2 पाई यानी कंप्लीट साइकिल के लिए जब भी इंटीग्रेट करोगे तो ये 0 ही आएगा, बिकॉज अभी जैसे एक्सप्लेन किया तो वही सेम चीज़ है कि साइन फंक्शन हमारा इस तरह का है, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज भी है। ठीक है, ये जितनी पॉजिटिव वैल्यूज उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज, तो एवरेज आ जाएगा साइन फंक्शन का कंप्लीट साइकिल के लिए 0। और ऐसा ही कॉस फंक्शन में भी होता है, ये हमारा कॉस फंक्शन है 0 से 2 पाई कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, यहाँ पे होगा पाई, तो पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर और ये पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज को जब ऐड करोगे तो ये सभी नेगेटिव वैल्यूज के बराबर आ जाएंगे, यानी कि कॉस फंक्शन का भी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जब भी निकालोगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब चाहे यहाँ पर साइन x हो, साइन 2x हो, साइन 50x हो, ठीक है, कुछ भी हो, या x की जगह कुछ और भी हो, मान लो कि साइन की जगह में यहाँ कुछ भी आ गया, सपोज ऐसे आ गया कुछ x² + 1 और यहाँ पे मान लो 5, कुछ भी आ जाए, तो जब भी साइन या कॉस फंक्शन की तुम एवरेज वैल्यू निकालोगे किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, तो वो हमेशा ही 0 आएगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, तो इससे हमारा कैलकुलेशन, आगे जो कैलकुलेशन करेंगे वो इजी हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा कि साइन या कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा ही 0 होती है। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे यूज करेंगे और आगे का कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो हमने 0 से 2 पाई कहो या 0 से t कहो, क्योंकि वहां पर हमने टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा था, इसलिए 0 से 2 पाई कहने के बजाय हमने 0 से कैपिटल T कह दिया। तो कहने का मतलब दोनों में एक ही है, क्या कि कंप्लीट साइकिल जब होगा तो एवरेज वैल्यू 0 होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि कंप्लीट साइकिल के लिए तो हमने देख लिया 0 आया, अब क्या करें, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जाएगा, तो तरीका वही है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए करोगे तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर I dt 0 से लेकर अब हम हाफ साइकिल लेंगे T/2 लिखेंगे, और यहाँ पर dt लिमिट क्या होगी 0 से T/2, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा T/2 ऐसे, और इधर क्या बचेगा 0 से T/2 I0 sin ओमेगा t dt।
ये आ जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट करके फिर देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखना होगा, आगे लिखना होगा 2/t, आई नॉट भी कॉमन आ गया, वो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, sin ओमेगा टी डी टी, 0 से यहाँ पर t/2 होगा, 0 से t/2 इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये काम तुम्हें खुद से करना है, बहुत इजी है, sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है और फिर t/2 इसमें लिमिट अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 2/पाई आई नॉट ऐसे आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, तो ये तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व योरसेल्फ, ये तुम्हारा काम। तो हाफ साइकिल ऑफ एसी निकाल लिया हमने। अब अगर फिर भी कोई ये बोलता है कि नहीं भाई हमें फुल साइकिल के लिए ही निकालना है, फुल साइकिल के लिए हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसका तरीका ये है कि अगर हम जो नेगेटिव वैल्यूज हैं और पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अगर हम सबका स्क्वायर कर दें, तो ऐसे केसेस में जहाँ पर एवरेज हमें निकालना है और कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो वहाँ पर तरीका ये है कि सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर देने से क्या होता है, जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी और फिर उनका एवरेज निकाल लो। लेकिन वो जो एवरेज निकलेगा वो फॉर दिस केस अगर बोले तो वो करंट का एवरेज नहीं होगा, वो करंट के स्क्वायर का एवरेज होगा। ठीक है, तो देखते हैं उसको करके क्या होता है, वो किसी काम की बात है कि नहीं है। तो अब हम तीसरा काम करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। क्यों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे ये अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, क्यों आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यानी पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन करेंगे और फिर जो लास्ट में आएगा उसका रूट करेंगे। यानी कि भले ही आरएमएस लिखा हुआ है बट काम हमें उल्टा करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है और फिर रूट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर किया हमने, ये हमारे पास करंट था आई टी, कितना था आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, और अब इसका हमें मीन कैलकुलेट करना है, इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इट्स मीन, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने का यानी एवरेज निकालने का वही तरीका है जो अभी डिस्कस किया था, क्योंकि आई स्क्वायर टी ये भी तो टाइम का ही फंक्शन है, ये भी टाइम का फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी टाइम के साथ साथ रिपीट होगा। बस क्या होगा कि जो नेगेटिव वैल्यूज थी, हमारा अभी ग्राफ कैसे आ रहा था, ग्राफ हमारा एसी का ऐसे था। ठीक है, ये है साइन एक्स का ग्राफ, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का अगर ग्राफ बनाएं, तो जो पॉजिटिव वैल्यूज थी वो भी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव वैल्यूज तो पॉजिटिव होंगी, उनका स्क्वायर पॉजिटिव होगा ही, जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमारा ये जो कंप्लीट साइकिल था 0 से 2 पाई के लिए, 0 से 2 पाई के लिए, और यहाँ पर पाई था, ये पाई था ऐसे। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर होने की वजह से पीक और ऊपर चला जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, यानी कि जो ये यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो भी स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव वैल्यूज थी वो तो पॉजिटिव रहेंगी। बस क्या हुआ, पीक ऊपर चला गया, बिकॉज स्क्वायर करने से तो वैल्यू ऊपर जानी है। तो जैसे कि मान लो वैल्यू पहले थी कुछ, वैल्यू थी x, तो स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह का ग्राफ हमारा आएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। तो इसमें अगर देखें तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो अब अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो कोई नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी ऐड करने से। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहले स्क्वायर किया और अब एवरेज निकालेंगे। तो अब हमारा जो f था यानी एफ टी जो पहले लिख रहे थे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, अब हमारा एफ टी ये हो गया आई स्क्वायर टी, ये हमारा एफ टी हो गया। तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, अब हम आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू फिर कैसे निकलेगी, आई स्क्वायर टी की एवरेज वैल्यू ऐसे निकलेगी। अब हम आई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे,
कहाँ से कहाँ तक, कंप्लीट साइकिल के लिए करेंगे 0 से t, और इधर dt कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो हमारा 1/t आ जाएगा फॉर द ऑब्वियस रीजन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 0 से t, और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, और ये तो पीक वैल्यू है, ये कॉमन आ जाएगी, तो इधर हमें क्या मिल जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई टी, और इधर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से टी। अब जरा देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू अगर कंप्लीट साइकिल के लिए निकालोगे तो वो 0 नहीं होगी। ठीक है, अभी डिस्कशन में क्या बोला था कि साइन ओमेगा टी अगर होता, कॉस ओमेगा टी होता, तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 हो जाती, बट इस केस में 0 नहीं होगी क्योंकि ये साइन स्क्वायर है। तो अभी जैसे हमने देखा ऊपर यहाँ पे ग्राफ बनाया था कि साइन स्क्वायर जब कर देंगे तो अब वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, साइन एक्स में तो 0 हो जाएगी क्योंकि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, बट साइन स्क्वायर एक्स में 0 नहीं होगी। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं, तो यहाँ पर हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, साइन के वैल्यू को, स्क्वायर वैल्यू है उसको हमें 1 पावर में लिखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिखेंगे हम क्या, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और dt। ठीक है, अब यहाँ से ये जो 1/2 है इसको भी कॉमन ले लिया जाए, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, और इधर बचता है क्या, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, और लिमिट तो हमारी 0 से t यानी कंप्लीट साइकिल था ही। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा और सॉल्व करने से क्या मिलेगा, आई नॉट स्क्वायर 2t, और इंटीग्रेशन को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो अंदर क्या मिलता है, dt 0 से t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt 0 से t, ये मिल गया। अब इसको और आगे सॉल्व किया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, इधर ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, हाँ ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू तो आ जाएगी t, dt था तो इंटीग्रेट किया t, फिर लिमिट अप्लाई किया तो t माइनस 0 यानी कि t बच गया। और जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसको जरा ध्यान दो, तो फिर से वही आ गया, कॉस फंक्शन है और पावर यहाँ पे 1 है, और कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है, देखो 0 से t मतलब कंप्लीट साइकिल, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये कॉस का फंक्शन है, कॉस या साइन फंक्शन अभी बताया, कॉस या साइन फंक्शन हो और कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो गया। तो हमारा काम आसान हुआ कि नहीं, जो पहले अभी सीखा था साइन कॉस का कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेशन 0 होता है, उस बात को यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूज करने से इसको गलत नहीं माना जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर क्या मिला, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, और यहाँ पे मिला t, तो ये t हो गया डिवाइड। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू, ये आई स्क्वायर टी का एवरेज आया है, यानी कि करंट के स्क्वायर का एवरेज, जो कि आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी पीक वैल्यू का स्क्वायर का आधा, इतनी हमारे पास एवरेज वैल्यू का स्क्वायर आ गया। यानी ये क्या चीज है, ये है एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, नहीं सॉरी, स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, ये है मीन ऑफ स्क्वायर। तो मीन ऑफ स्क्वायर का अगर यूनिट निकालोगे तो करंट के स्क्वायर, अगर यूनिट नहीं डायमेंशन अगर निकालें तो वो करंट के स्क्वायर के डायमेंशंस आ जाएंगे, बट अगर हमें करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर वाली वैल्यू का रूट निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये करंट का स्क्वायर है और हमें करंट चाहिए तो इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। देयरफॉर रूट ऑफ आई स्क्वायर टी, यानी स्क्वायर ऑफ मीन का रूट अगर निकालें तो बोथ साइड इक्वेशन में हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं, आई स्क्वायर टी का एवरेज था ये, और इधर आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इसका रूट। ठीक, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, यहाँ लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में क्या है, पहले आई स्क्वायर था, पहले स्क्वायर किया,
फिर एवरेज निकाला, फिर रूट निकाला, यानी ये क्या है, ये है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है उसको हम ऐसे लिख देते हैं IRMS, यानी कि करंट के रूट के मीन का स्क्वायर IRMS, और इधर क्या आ जाएगा I0 और इधर √2। ठीक, तो ये RMS वैल्यू आ गई। ये हमने क्यों निकाली है, ये इस चैप्टर को जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे अपने आप क्लियर होते चला जाएगा। और अगर कोई चाहे तो यहाँ पर सॉल्व भी कर सकता है। कैसे सॉल्व करेगा कि IRMS जो था यहाँ पर √2 की वैल्यू अगर लिखते हैं 1.414 और इसको सॉल्व करें तो 0.707 I0 ऐसे आ जाता है। ठीक है, 007 जेम्स बॉन्ड नहीं है, 0.707 I0 है। और अगर परसेंटेज में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 70.7% जो पीक वैल्यू का 70.7% है, 70.7% ऑफ पीक वैल्यू इज RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू का 70.7% होती है। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। तो हमने ये RMS वैल्यू एक्चुअली निकाला क्यों है, इस बात का जवाब अभी दिया जा सकता है, बट वो कंप्लीट आंसर नहीं होगा। वो कंप्लीट आंसर क्या होगा इसी चैप्टर में आगे डिस्कशन करने से पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि RMS वैल्यू ऑफ AC जो है ये उस DC के इक्विवेलेंट है जो किसी रेजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। देखो ये बात समझ में आई। इसका ये मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, R रेजिस्टेंस था, और इसमें हमने DC फ्लो कराया, यानी डायरेक्ट करंट इसको हमने दिया। ठीक है, डायरेक्ट करंट इसको देने से कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। ये मान लो I करंट हमने इस वायर से फ्लो कराया तो कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, I²RT, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, DC करंट फ्लो कराने से। अब क्या करें कि हम एक AC करंट फ्लो कराएं, एक AC करंट फ्लो कराएं और उसका RMS वैल्यू जो भी हो उस AC से सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो, सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो, तो उस AC को हम बोलेंगे, AC की जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे RMS वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, मतलब ऐसा AC फ्लो कराओ कि जिसके RMS वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया जाए, यानी यहाँ पर एक्चुअली तो ये IDC है, बट यहाँ पर हम AC की RMS वैल्यू लिखें। ठीक है, इतना AC फ्लो कराओ कि जैसे AC हमारे पास था जिसका पीक वैल्यू था I0, तो RMS वैल्यू क्या होगी I0/√2। ठीक है, तो इतने ही वैल्यू का DC फ्लो कराने से सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। तो ये RMS वैल्यू का डेफिनेशन बोल सकते हैं, बट इसका बेसिस क्या है, ये डेफिनेशन कहाँ से आया, ये इसी चैप्टर में आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई होप हो जाएगा। तो अभी हम इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, फिर ये वाली जो बात है इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या डिस्कशन इसमें किया जा सकता है AC के बारे में। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फेज ऑफ AC। ठीक है, फेज। तो फेज जो होता है, वोल्टेज की हमने इक्वेशन AC वोल्टेज की निकाली थी शुरू में, V0 sin ωt, और करंट की इक्वेशन जो हमने निकाली ये मानकर कि सर्किट का रेजिस्टेंस R है, तो करंट की हमने वैल्यू निकाली I0 sin ωt। ठीक है, ये वैल्यू निकाली थी, बट हमने यहाँ ये माना था कि सर्किट में R रेजिस्टेंस है। ठीक, तो सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है, सिर्फ डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो यहाँ पर अगर ये मान लें कि सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, तब तो ये वाली बात सही होगी कि वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम रहेगा। फेज मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन फंक्शन के अंदर जो चीज लिखी हुई है ये है फेज। ठीक, बाकी इसको फेज क्यों कहते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, ये 11th क्लास में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वहां पर इसका डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो वहां से अगर और जानकारी चाहिए फेज के बारे में तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर को रेफर कर सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए इतना हम समझ लेते हैं कि ये जो साइन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है यही है फेज, ये वोल्टेज का फेज है, ये करंट का फेज है। तो जब ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखो कि अगर सिर्फ रेजिस्टर है सर्किट में तो वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम रहता है, लेकिन अगर कैपेसिटर या इंडक्टर हो तो ये फेज डिफरेंट भी हो सकता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, वो है मान लो फाई। ठीक है, लेट फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इज फाई। मान लो कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है, तो इक्वेशन फिर ये नहीं होगी, इक्वेशन में थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि वोल्टेज की इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, और करंट की इक्वेशन मान लो ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, हमें फेज में डिफरेंस बताना है, तो फाई ओमेगा टी से ज़्यादा या फाई ओमेगा टी से कम, दोनों ही केस पॉसिबल हैं। फिलहाल हम मान लेते हैं कि प्लस फाई है करंट का फेज। तो वोल्टेज और करंट दोनों में हमें एक फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और वो फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है इस केस में फाई। ठीक है, तो ये तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू हो गई। अब अगर हम पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना चाहें, वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, और इससे अगर हमें पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट अगर कैलकुलेट करें, पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, तो पावर के लिए हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा हुआ है वी आई, तो वो फार्मूला यहाँ यूज करें और पावर निकालें अगर, तो V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारी I की वैल्यू है। तो अगर और थोड़ा रीअरेंज किया जाए तो दिखाई देता है V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमें मिल जाता है। तो अगर पावर की वैल्यू को देखें तो पता चलता है कि यहाँ पर टाइम का फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर टाइम का फंक्शन आ रहा है, यानी कि जो पावर है एसी सर्किट में, जो पावर है वो भी टाइम का फंक्शन है। जैसे वोल्टेज टाइम का फंक्शन था, करंट टाइम का फंक्शन था, पावर भी टाइम का फंक्शन आ रहा है, यानी कि टाइम की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होगी, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू होगी पावर कंजम्पशन की। तो ये हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है, यानी कि पावर भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं पीटी, यानी पावर जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो पावर की भी एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने अभी करंट के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की। तो कंप्लीट साइकिल में कितना पावर कंज्यूम हुआ, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। देयरफॉर एवरेज पावर कंजम्पशन इन ए कंप्लीट साइकिल, तो पूरे साइकिल में कितना पावर कंज्यूम हुआ, तो उसके लिए फिर वही अपना फार्मूला यूज करेंगे एफ बार वाला, तो यहाँ पर है पी बार। तो पावर कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, पी टी डी टी, पावर को इंटीग्रेट किया 0 से t कंप्लीट साइकिल के लिए, और इधर टाइम की वैल्यू जो थी 0 से t कंप्लीट साइकिल के लिए उससे डिवाइड कर दिया। तो डिनोमिनेटर में तो t आ जाएगा, और इधर क्या होगा 0 से t, ये तो लिमिट था कंप्लीट साइकिल के लिए, और v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और v नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इधर क्या मिल जाएगा फिर, v नॉट आई नॉट बाई टी, इधर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और इस वाले साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया जाए, प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे आएगा, यहाँ पर डी टी छूट गया है, ये डी टी हमने लिख दिया। अब इस साइन ओमेगा टी को
अंदर और मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो मिलता है वी नॉट आई नॉट बाई टी 0 टू टी, और इधर क्या मिल जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, प्लस इधर क्या मिलेगा साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये मिल गया। और ये जो सेकंड टर्म है इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करें और 2 डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक, फिर और आगे सॉल्व किया जाए वी नॉट आई नॉट बाई टी, और इधर इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट किया, फाई जो कि फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में वो तो चेंज नहीं होता है तो वो कांस्टेंट है, कॉस फाई कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेशन में आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर टी तक, और इधर क्या आया, ये जो 1/2 था ये भी कॉमन ले लिया तो आएगा साइन फाई बाई 2 और इंटीग्रेशन में साइन 2 ओमेगा टी डी टी लिमिट 0 से लेकर टी तक। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी, वही बात, साइन 2 ओमेगा टी है, साइन फंक्शन है और इसकी पावर 1 है, तो 0 से टी कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारा काम आसान हो गया, बस ये वाला इंटीग्रेशन हमारा बचा, बस इसे इंटीग्रेट करना है वी नॉट आई नॉट बाई टी, और इधर क्या है कॉस फाई तो कॉमन है ही, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर टी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले और देख चुके हैं कि क्या आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, इसका इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पर हम इसे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 1 बाई कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे तो एक 1/2 कॉमन आएगा और यहाँ पर आ जाएगा टी। तो ये ऑलरेडी ऊपर किया जा चुका है, फिर भी अगर करके देखना है तो इसको तुम करोगे डू योर सेल्फ, यहाँ लिख देते हैं, ये तुम्हें खुद से करके देखना है कि इतना आता है कि नहीं ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई और इसमें टी डिवाइड हो गया और अल्टीमेटली हमें मिला 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। ठीक है, और थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो P बार T यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ये आ जाता है 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। इसको थोड़ा और हम रीअरेंज कर देते हैं और वी नॉट बाई रूट 2 और इसको आई नॉट बाई रूट 2 कॉस फाई लिख दिया जाए। तो ये कुछ हमारी जानी पहचानी सी चीज़ यहाँ पर आ रही है। क्या आ रही है, वी नॉट बाई रूट 2 को लिख सकते हैं RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई नॉट बाई 2 को लिख सकते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट इंटू कॉस फाई। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आगे की पढ़ाई करने के लिए, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, 4 नंबर या 5 नंबर जो भी है वो देख लेना, ये एक्सप्रेशन स्पेशली इंपॉर्टेंट है। और यहीं से अगर हम VRMS को, इफ VRMS को हम लिख दें जैसे कि V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, वैसे ही VRMS को लिख सकते हैं IRMS इंटू आर यानी रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो P बार T की वैल्यू क्या आ जाती है, IRMS स्क्वायर R इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से भी RMS वैल्यू का इंपॉर्टेंस पता चलता है। जैसे DC में हम लोग लिखते हैं पावर कंजम्पशन I स्क्वायर R, वैसे ही AC में I स्क्वायर R की जगह I की जगह में लिखा जाएगा IRMS, किसके लिए, AC के लिए। ठीक है, IRMS लिखेंगे तो इससे RMS वैल्यू के इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि RMS वैल्यू पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। यहाँ पर I नहीं आ रहा है, यहाँ पर I की RMS वैल्यू काम आ रही है। ठीक है, और देखें कि जो एवरेज पावर कंजम्पशन है वो RMS वैल्यू पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ कॉस फाई पर भी डिपेंड करता है कि फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू यानी ये कॉस का फंक्शन है, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू इस पर डिपेंड, फाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो उसको डिफरेंट एग्जांपल्स में देखेंगे, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स में कि किस तरह के सर्किट में कितना
फाई होता है और उसके अकॉर्डिंग पावर चेंज हो जाता है। तो ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, पावर फैक्टर। तो ये जो कॉस फाई है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है, क्योंकि इस पर ही फाई पर डिपेंड करता है कि पावर कंजम्पशन कितना होगा, और फाई इस पर डिपेंड करता है कि सर्किट में क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा है, रेजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है या इंडक्टर लगा है, ठीक। तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। तो इफ cos फाई इज 0, cos फाई 0 कब होता है, जब फाई की वैल्यू होती है π/2। तो उस केस में एवरेज पावर इन कंप्लीट साइकिल भी 0 हो जाएगा। और अगर cos फाई की वैल्यू है 1, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर ये 1 आ जाए, cos फाई का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि cos फंक्शन है तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अगर cos फाई की वैल्यू 1 है तो 1 कब कब होती है, जब फाई होता है 0। तो जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो पावर कंजम्पशन होगा कितना, Vrms Irms, जो कि पावर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अगर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट π/2 है तो कंप्लीट साइकिल में पावर कंजम्पशन 0 होगा, और अगर फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में 0 है तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट में लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस आता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग पावर कंजम्पशन आएगा। अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो पावर कंजम्पशन कंप्लीट साइकिल में 0 आ जाएगा, और अगर फेज डिफरेंस है 0 तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ये जो आज हमने फार्मूला सब डिराइव किया है, एवरेज पावर, पावर फैक्टर, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।